हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग कवर कर रहे हैं सामयिकी को, यानी कि करंट अफेयर्स को। और आज इस उपलक्ष्य में हम देखेंगे 23 दिसंबर 2024 को हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बारे में, राष्ट्रीय समाचारों के बारे में, राज्य समाचारों के बारे में, बैंकिंग और वित्तीय समाचारों के बारे में, रक्षा समाचारों के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचारों के बारे में, खेल समाचारों के बारे में, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, नियुक्तियां और इस्तीफे समाचार, पुरस्कार और मान्यता समाचार और कुछ शोक समाचारों के बारे में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, राज्य समाचार, बैंकिंग और वित्तीय समाचार, रक्षा समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, खेल समाचार, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, नियुक्तियां और इस्तीफे समाचार, पुरस्कार और मान्यताएं और साथ में शोक समाचार। लेकिन शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। तो असवीकरण कुछ इस प्रकार से है कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले हमें देखना अंतर्राष्ट्रीय समाचार, जिसमें पहली खबर है भारत कुवैत ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। भारत और कुवैत ने 21 से 22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक कुवैत यात्रा के दौरान अपने द्विपक्षीय संबंधों में से एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया। यह यात्रा उनके संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने के साथ समाप्त हुई। यह साझेदारी व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहरे सहयोग को दर्शाती है। कुवैत ने द्विपक्षीय संबंधों को प्रोत्साहित करने में उनकी भूमिका के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। यदि हम बात करें इस खबर के बारे में तो देखिए, कुवैत जो है वो असल में मध्य पूर्व एशिया का एक देश है। वहीं पे भारत जो है वो दक्षिण एशिया का एक देश है। भारत की एक रणनीतिक पहल रही है कि क्यों ना जो मध्य पूर्व एशिया के देश हैं हम उनसे अपनी दोस्ती बढ़ाएं। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि जितने भी मध्य पूर्व एशिया के देश हैं ज्यादातर मुस्लिम देश हैं, और ऐसे में क्या होता है कि कई बार आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही कश्मीरी मुद्दे की बात को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा मिल जाता है। तो इसीलिए भारत की रणनीति का एक हिस्सा रहा है कि क्यों ना हम मध्य पूर्व देशों को अपनी तरफ रखें ताकि वो हमारे पड़ोसी मुल्क का साथ ना दें जब भी कश्मीर के मुद्दे की बात है, और वो कश्मीर को भारत का ही एक आंतरिक मुद्दा होता है। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये है कि यदि हम बात करें मध्य पूर्व एशिया की, तो मध्य पूर्व एशिया का जो भूमि मार्ग है वो भारत को जोड़ता है सीधा यूरोप से और ऊपर रशिया से। अगर आप भारत का इतिहास देखें तो भारत के इतिहास में भी हमने उन मार्गों का इस्तेमाल करा है व्यापार के लिए, सामान की आवाजाही के लिए, यात्राओं के लिए। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी के दिनों में क्योंकि देश जो हैं वो बदल गए हैं, उनका जो भूमि प्राधिकरण था वो बदल गया है, तो ऐसे में हमें कई बार इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि हमें एक देश से तो इजाजत मिल जाती है सामान पहुंचाने की, आने जाने की, लेकिन दूसरे देश से नहीं मिल पाती। तो ये जो भारत का जुड़ाव था सीधा यूरोप से और रशिया से भूमि के द्वारा, इस जुड़ाव को समाप्त हो कर दिया गया वक्त के साथ साथ। लेकिन अब भारत जो है फिर से भूमि के मार्गों से अपने जुड़ाव को मजबूत करना चाहता है, जिसमें वो ना सिर्फ मध्य पूर्व एशिया से दोस्ती करेगा बल्कि यूरोप और रशिया तक भी सीधा भूमि मार्ग खोलने के प्रयास में। इसीलिए भारत और कुवैत की ये पहली आधिकारिक यात्रा थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इसे रणनीतिक साझेदारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि दो मुख्य कारण हैं क्यों इसे रणनीतिक साझेदारी कहा जाता है।
इस साझेदारी में हमने व्यापार की बात करी है, रक्षा। देखिए, कुवैत और भारत की सेनाएं आपस में कई सारे अभ्यासों को करती हैं और दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। इसीलिए ऊर्जा, जो भारत का सौर ऊर्जा का योजना है उसको विश्व स्तर पर बढ़ाने की, उसमें भी कुवैत एक बहुत मददगार साबित हुआ है हमारे लिए। सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहरे सहयोग को दर्शाती है। कुवैत ने द्विपक्षीय संबंधों को प्रोत्साहित करने में उनकी भूमिका के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। ये जरूरी है, ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो नाम है ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो याद रखिएगा, कुवैत, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय समाचारों के बारे में। तो भारत के पहले बायो बिटुमेन खंड का उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में मानसर में NH-44 या NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया। यह खंड भारत के सड़क विकास क्षेत्र में एक मील का पत्थर है, जो कि लिग्निन आधारित बायो बिटुमेन तकनीक का उपयोग करने वाला पहला है। प्रौद्योगिकी को प्रॉस इंडस्ट्रीज द्वारा CSIR, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और ओरिएंटल के सहयोग से विकसित किया गया है। यह पहल भारत के स्थिरता और आत्मनिर्भरता लक्ष्यों में एक महत्वपूर्ण कदम। तो देखिए, अब हम बात करें तो इस खबर के बारे में, यहां पे कुछ चीज आपको ध्यान में रखनी। पहली चीज ये कि भारत जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। इस वक्त पे जो बुनियादी ढांचा है भारत का, उस पे भारत बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, क्योंकि ये ना सिर्फ लोगों की आवाजाही के लिए, सामान को यहां से वहां पहुंचाने के लिए जरूरी है, बल्कि जो व्यापारिक संबंध है या व्यापारिक स्थितियां हैं उनको भी मजबूत करता है। तो ऐसे में भारत जो है वो सड़कों का निर्माण बहुत तेजी से कर रहा है। अगर आपने न्यूज फॉलो करी हो, आप न्यूज उसको पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि भारत ने अभी वैश्विक स्तर पे भी कई सारे रिकॉर्ड तोड़े थे सड़कों को बनाने में। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ कि बिटुमेन ये हमारे लिए एक नई कड़ी बन के सामने आता है। अब पहले ये समझते हैं कि बिटुमेन होता क्या है। बिटुमेन क्या करता है, जब भी कोई सड़क बनाई जाती है तो उसमें जो हम कंकड़ियां डालते हैं या जो हम सीमेंट डालते हैं, तारकोल डालते हैं, इन सबको बांधने का जो काम है वो असल में बिटुमेन करता है, इनको जोड़े रखने का काम। अब यहां पे जो बिटुमेन है वो कई बार हम लोग पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम को जलाकर, डीजल को उसमें सुखाकर जो बचता है वो बिटुमेन होता है। आप चाहें तो इसका पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, लेकिन असल में बिटुमेन को उत्पादित करने में थोड़ा सा खर्च आता है। क्यों? क्योंकि पहले आपको कच्चा तेल चाहिए, फिर आपको उसकी प्रोसेसिंग के लिए उस पर खर्च करना है, उसके बाद आप जब बिटुमेन को बिछाते हैं तो भी वो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होता है जितना आपको चाहिए। और ऐसे में हम पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं प्रदूषित कर देते हैं, क्योंकि जो पारंपरिक स्रोत हैं जब उनको जलाया जाता है या उनसे कुछ भी इस्तेमाल हम करते हैं तो कई बार वो पर्यावरण को भी प्रदूषित कर देते हैं। तो हमारे दो बड़े नुकसान थे यहाँ पे। पहला, हमारी लागत ज्यादा लग रही थी, दूसरा हम पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं प्रदूषित कर रहे थे। ऐसे में बायो बिटुमेन क्या है कि ये है तो बिटुमेन, लेकिन ये पारंपरिक स्रोत से नहीं लिया गया है, यानी कच्चे तेल से नहीं बनाया गया है, बल्कि ये लिग्निन से बनाया गया है। अब इसके फायदे क्या है? पहला कि ये किफायती है, दूसरा कि ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। इन दो बड़े और मुख्य कारणों की वजह से इसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है कि भारत में NH-44 वो पहला राष्ट्रीय राजमार्ग होगा जिस पे कि हमने बायो बिटुमेन का इस्तेमाल करा है, ना कि परंपरागत तरीके से लिए गए बिटुमेन का। अब इसको बनाया किस किसने है? प्रॉस इंडस्ट्रीज, CSIR, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और ओरिएंटल। तो इन 5 संस्थाओं ने मिलकर इसको बनाया। अब ये भारत के लिए स्थिरता है। क्यों? कारण क्या है? पहली चीज, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, दूसरी कीमतों में किफायती है। स्थिरता है, आत्मनिर्भरता है। क्यों? क्योंकि भारत को यह चीज बाहर से नहीं मंगानी पड़ रही है, बल्कि हमने इसे स्वदेशी तौर पे ही विकसित कर लिया है।
तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी जिसे हमने यहाँ पे देख लिया। आगे बढ़ते हैं राज्य समाचारों के बारे में। तो केजरीवाल ने दलित छात्रों के लिए विदेश में डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की। अरविंद केजरीवाल जो कि आप सुप्रीमो हैं, यानी आम आदमी पार्टी जो एक राजनीतिक पार्टी है उसके सुप्रीम है, इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति का अनावरण किया। यह योजना दिल्ली के उन दलित छात्रों को वित्त पोषित करने के लिए बनाई गई है जो शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। घोषणा दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले की गई थी। दिल्ली सरकार प्रमुख वैश्विक संस्थानों में प्रवेश पाने वाले दलित छात्रों की शिक्षा, यात्रा और आवास से संबंधित सभी खर्चों को वहन करेगी। तो देखिए, हम बात करें इस खबर के बारे में, तो भारत में कहीं ना कहीं ये कुप्रथा रही है कि जो दलित छात्र हैं या फिर जो दलित हैं, मुख्य तौर पे दलित या पिछड़े लोग हैं, उन्हें भारत में कहीं ना कहीं दबाया गया था। और उस भेदभाव को खत्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक लंबी जंग लड़ी थी। और हम ये भी जानते हैं कि इनका एक बहुत ही मुख्य योगदान है भारत के आज के संविधान को बनाने में भी। तो इन्हीं के नाम पे दिल्ली सरकार ने एक छात्रवृत्ति की शुरुआत की है जो कि मुख्यतः दलित छात्रों को लक्षित करेगी, उनको समाज में आगे लाने का प्रयास करेगी। ऐसे में जो विदेश के शीर्ष विश्वविद्यालय हैं उनमें उन बच्चों का पंजीकरण, शिक्षा और साथ में यात्रा होगी और जो उन्हें वहां पे रहने के लिए आवास चाहिए उस सब से संबंधित सभी खर्चे दिल्ली सरकार वहन करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ बैंकिंग और वित्तीय समाचारों के बारे में, यानी बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज के बारे में। सरकार ने आईएफसीआई में वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ का निवेश किया। भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 500 करोड़ का निवेश करने का निर्णय लिया है। इस निवेश का उद्देश्य कंपनी के पुनर्गठन से पहले आईएफसीआई की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। सरकार की आईएफसीआई में हिस्सेदारी सितंबर 2024 तक वर्तमान 71.72% हिस्सेदारी से अधिक बढ़ने की संभावना है। यह निर्णय लोकसभा में 2024 से 2025 के पहले अनुपूरक अनुदान मांग के हिस्से के रूप में अनुमोदित किया गया, जिसमें पूंजी खंड में बचत से धन का पुनरावंटन किया गया था। अब देखिए, हम बात करें इस खबर के बारे में, तो पहले आपको यह समझना है कि आईएफसीआई है क्या। आईएफसीआई जो है वो असल में है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक वित्त कंपनी है, एक फाइनेंस कंपनी है जो कि मुख्यतः इंडस्ट्रीज को या व्यापारों को पैसा देती है ताकि वो अपने व्यापार में विकास कर सके, अपने व्यापार को बढ़ा सके। और ये जो कंपनी है ये असल में निजी स्वामित्व में नहीं आती है बल्कि राज्य स्वामित्व है, यानी कि ये सरकार के अधीन आती है। तो भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल में एक फैसला लिया कि जो आईएफसीआई है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसमें सरकार लगभग 500 करोड़ का निवेश करेगी। अब इस निवेश से होगा क्या कि जो आईएफसीआई है उसकी जो मौजूदा वित्तीय स्थिति है वो मजबूत होगी, और जब कंपनी की मौजूदा स्थिति मजबूत होगी वित्तीय सहायता के साथ, तो वो आगे और मुख्य तौर पे ऋण दे सकेगी और साथ के साथ जो सहयोग, ये वित्तीय सहयोग इंडस्ट्रीज को मिलना चाहिए वो दे पाएगी। ऐसा कंपनी के पुनर्गठन से ठीक पहले किया गया है ताकि कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है वो और मजबूत हो जाए। मौजूदा हाल में जो सरकार की हिस्सेदारी है आईएफसीआई में वो 71.72% है, इसको बढ़ा दिया जाएगा। तो ये थी ये खबर जो कि हमने यहां पे कवर कर ली है। याद रखिएगा कि ये लोकसभा में 2024 से 25 के पहले अनुपूरक अनुदान मांग के हिस्से के रूप में अनुमोदित किया गया, यानी कि इसकी बात पहले ही हो चुकी थी, इसको अंजाम अब दिया गया, जिसमें पूंजी खंड में बचत से धन का पुनर्आवंटन किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। सेबी ने 9 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया, फ्रंट रनिंग मामले में 21 करोड़ जब्त किए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने पीएनबी मेट लाइफ के इक्विटी डीलर सचिन वकुल दागली
और 8 अन्य संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया है। वह एक अग्रिम योजनाओं में शामिल थे जिसने गैर सार्वजनिक व्यापार जानकारी का दुरुपयोग करके 21.16 करोड़ का अवैध लाभ उत्पन्न किया। धोखाधड़ी गतिविधि 3 साल से अधिक समय तक संचालित थी। जांच ने 1 जनवरी 2021 से 19 जुलाई 2024 तक की अवधि को कवर किया, जिसमें सेबी के पीएफयूटीपी नियमों और सेबी अधिनियम का व्यवस्थित उल्लंघन सामने आया। तो यहां पे ये खबर जो है, इसमें कुछ ऐसे तबक हैं जो कि हमें समझने बहुत जरूरी है। पहली चीज, सेबी क्या है? सेबी का मतलब है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि सेबी। सेबी को स्थापित किया गया था भारतीय प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए। सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति बाजारों में होने वाली हर एक लेन देन और हर एक, आप कह सकते हैं, हरकत पे नजर रखती है। दूसरी चीज आपको यह देखनी है कि फ्रंट रनिंग क्या होता है, और इसमें फ्रंट रनिंग को जब हम कवर करने जाते हैं तब हमें मिलता है गैर सार्वजनिक व्यापार जानकारी। अब ये क्या होता है? तो मान लीजिए कि यहां पे 2 लोग हैं, एक और दोनों लोगों को असल में एक ठेकेदारी का ठेका प्राप्त करना है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि ठेकेदारी की ठेका प्राप्त करते हुए बोली लगाई जाती है। तो मान लीजिए दोनों में से एक व्यक्ति के पास संपूर्ण जानकारी है कि कितना बोली रखी गई है, कितना उससे लाभ होने वाला है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। तो ऐसे में अब होगा क्या कि जिसके पास पहले से ही जानकारी है वो बहुत सटीक बोली लगा सकता है, जिसके पास जानकारी नहीं है वो बेचारा अपने अनुसार बोली लगाएगा। तो ऐसे में जिसके पास जानकारी थी वही जीतता रहेगा और जिसके पास जानकारी नहीं है वो नहीं जीत पाएगा। अब ऐसे में अगर हम इसको देखें तब हमें यह समझ में आता है कि यहां पे अन्याय हो रहा है और यहां पे गलत हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो पारदर्शिता है वो नहीं रखी गई। एक व्यक्ति को जानकारी दे दी गई है, एक व्यक्ति के पास जानकारी नहीं है। वही चीज यहां पे होती है। हर एक व्यापार की, हर एक कंपनी की या संस्था की 2 चीजें होती हैं। एक होती है सार्वजनिक व्यापार जानकारी, एक होती है गैर सार्वजनिक व्यापार जानकारी। मुख्यतः जब किसी भी कंपनी में हम हिस्सेदारी खरीदते हैं या बेचते हैं तब हम सार्वजनिक व्यापार जानकारी का ही उपयोग करते हैं। गैर सार्वजनिक व्यापार जानकारी जो है वो कंपनी की आंतरिक जानकारी होती है, जो कंपनी मुख्य तौर पे बाहर के लोगों को नहीं देती। अब ऐसे में यहां पे हुआ क्या है कि जो पीएनबी मेटलाइफ के इक्विटी डीलर थे सचिन बकुल दागली और 8 अन्य संस्थाएं जो थी, इन लोगों ने गलत तरीके से गैर सार्वजनिक जानकारी प्राप्त कर ली और उस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने धोखाधड़ी करते हुए 21.16 करोड़ रुपए का अवैध लाभ उत्पन्न किया। क्यों? क्योंकि इनके पास वो जानकारी थी जो बाकियों के पास नहीं थी। तो कुल मिला के ये उस जानकारी का उपयोग करके चीजों को कर रहे थे और दूसरे लोग जो थे वो पारदर्शिता की आड़ में या पारदर्शिता के भ्रम में कार्य कर रहे थे। तो एक तरह से उनके साथ ठगी हो गई। तो इसी चीज को देखते हुए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने एक जांच बैठाई जिसने 21 जनवरी 2021 से 19 जुलाई 2024 तक की अवधि को लेकर जो भी इन कंपनीज ने या संस्थाओं ने किया, इन पे नजर रखी, इनकी पूरी, आप कह सकते हैं, जो डिटेल्स थी कंपनी के पास, उन्हें छान मारा और चीजें प्राप्त करने की कोशिश करी, जहां पे ये बात सामने आई कि इन लोगों ने धोखाधड़ी करते हुए गलत तरीके से गैर सार्वजनिक व्यापार जानकारी का उपयोग करके 21.16 करोड़ रुपए का अवैध लाभ उत्पन्न किया, जिसे अब सेबी ने जब्त कर लिया है और साथ ही साथ इन लोगों पे धोखाधड़ी का मामला लगाते हुए एक अंतरिम आदेश दिया है जिसके तहत इन्हें प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें सेबी के पीएफयूटीएफ नियमों और सेबी अधिनियम का व्यवस्थित उल्लंघन भी सामने आया है। तो ये एक मुख्य खबर थी जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रक्षा समाचारों के बारे में। सरकार ने बढ़ते खतरे के बीच वायुसेना की क्षमता विकास का आकलन करने के लिए समिति का गठन किया। भारतीय सरकार ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के तहत एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
समिति चीन की बढ़ती वायु शक्ति और पाकिस्तान की मजबूत होती वायुसेना के बीच भारतीय वायुसेना की क्षमता विकास का आकलन करेगी। यह भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगा, जिसमें स्वदेशी डिजाइन, विकास और अधिग्रहण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी रिपोर्ट अगले 2 से 3 महीनों में प्रस्तुत करेगी। तो देखिए, अब बात करें इस खबर के बारे में। तो भारत जो है वो मुख्य तौर पे 2 देशों से खतरे में रहता है, एक है चीन, एक है पाकिस्तान। ठीक है। हाल फिलहाल में हुई गतिविधियों के अनुसार चीन की और पाकिस्तान दोनों की ही जो वायु शक्ति है या वायु क्षमता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत के पास जो विकल्प है वो भारतीय वायुसेना है। तो भारत अब क्या करना चाहता है कि भारत ने एक समिति का गठन किया है और उस समिति को इस उद्देश्य से बनाया गया है कि वो मौजूदा हालातों का आकलन करके ये मापने की कोशिश करेंगे कि अभी की दशा में भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान की वायुसेना के अनुरूप कितनी ज्यादा शक्तिशाली है और उसकी क्षमता कितनी ज्यादा प्रभावशाली है। इसमें हम लोग स्वदेशी डिजाइन को भी देखेंगे, उनके विकास को भी देखेंगे और यदि हमें बाहर से कोई अधिग्रहण परियोजना करनी पड़ती है उस पर भी हम ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो समय है वो हमें ज्यादा नहीं है। इसीलिए कमेटी को या समिति को अगले 2 से 3 महीनों में ये रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की खबरों के बारे में। तो इसरो और ईसा ने मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रगति के लिए हाथ मिलाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने, जिसे हम ईसा के नाम से भी जानते हैं, एक ऐतिहासिक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। समझौते पे इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और ईएसए के महानिदेशक डॉक्टर जोसेफ अशबाकर ने हस्ताक्षर किए। यह सहयोग के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करता है जो दोनों प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच संबंध को मजबूत करता है। तो देखिए, भारत की जो इसरो है यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और यूरोपीय देशों का जो संगठन है अंतरिक्ष के लिए ईएसए यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इन दोनों ने अभी मानव अंतरिक्ष उड़ान में प्रगति के लिए हाथ मिला लिया है। यह दोनों ही विश्व की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। तो अब ये दोनों एक दूसरे की समझ और शक्ति का एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब समझौते पे इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और ईएसए के महानिदेशक डॉक्टर जोसेफ अशबाकर ने हस्ताक्षर किए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्पारडेक्स मिशन, इसरो की अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक की ओर छलांग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दिसंबर 2024 में स्पेस डॉकिंग प्रयोग यानी कि स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। मिशन का उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक हासिल करने वाला चौथा देश बनाता है। इसमें 220 किलोग्राम अंतरिक्ष यान शामिल हैं, यानी कि XT X-01 चेजर और SD X-02 टारगेट, जो स्वायत्त अंतरिक्ष डॉकिंग का प्रदर्शन करेंगे। यह सफलता इसरो को अपने अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगी, जिसमें चंद्र मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और उपग्रह सेवा शामिल है। अब बात करें खेल समाचारों की। तीसरी सबसे तेज लिस्ट ए शतक अनमोलप्रीत की रिकॉर्ड तोड़ पारी। पंजाब के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अनमोलप्रीत सिंह ने तीसरा सबसे तेज लिस्ट ए शतक बनाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने यह कारनामा अहमदाबाद में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ एक विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान सिर्फ 35 गेंदों में हासिल किया। यह अविश्वसनीय प्रदर्शन उन्हें लिस्ट ए शतकों के सर्वकालिक रिकॉर्ड में केवल जैक फ्रेजनर मैककार, जिन्होंने 29 गेंदों, और एबी डिविलियर्स, जिन्होंने 31 गेंदों के पीछे रखा था। अनमोलप्रीत की पारी उनकी असाधारण बल्लेबाजी का कौशल का परिणाम है। भारत ने महिला अंडर 19 T20 एशिया कप जीता। भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराकर उद्घाटन अंडर 19 महिला एशिया कप T20 खिताब जीता।
फाइनल 22 दिसंबर 2024 को कुआलालंपुर के बायोमसास ओवल में आयोजित किया गया था। गुगांडी त्रिसा के शानदार अर्धशतक से जीत हासिल हुई। भारत के प्रभुत्व को टूर्नामेंट में एक प्रभावशाली गेंदबाजी प्रदर्शन ने उजागर किया। भारत 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन 2025 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है। यह प्रतिष्ठित आयोजन शूटिंग खेलों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को उजागर करता है। यह पिछले दशक में देश द्वारा आयोजित 9वीं शीर्ष स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप को भी चिन्हित करता है। यह भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के सराहनीय रिकॉर्ड में एक और प्रशंसा जोड़ता है। अब बात करें महत्वपूर्ण दिनों की खबरों के बारे में। राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 तिथि, इतिहास और महत्व। राष्ट्रीय किसान दिवस जो प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है, भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसके किसानों को श्रद्धांजलि है। किसान दिवस के रूप में जाने जाने वाला एक दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को समर्पित है। चौधरी चरण सिंह किसानों के कल्याण और ग्रामीण विकास के प्रबल समर्थक थे। यह दिन किसानों को सशक्त बनाने और उनके मुद्दों को संबोधित करने के महत्व को उजागर करता है, ताकि राष्ट्र का एक समृद्ध और स्थायी भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। अब हम बात करते हैं नियुक्तियों और इस्तीफे खबरों के बारे में, यानी अपॉइंटमेंट एंड रिजाइनेशन न्यूज। तो न्यायमूर्ति मदन लोकर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त। भारत के पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्ति की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा 19 दिसंबर 2024 को एक पत्र में की गई थी। न्यायमूर्ति लोकर का कार्यकाल तुरंत प्रभावी है और 12 नवंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। उनकी नियुक्ति भारत के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो उनके विशिष्ट करियर और वैश्विक कानूनी प्रतिष्ठा को दर्शाती है। ट्रंप ने श्रीराम कृष्णन को वरिष्ठ AI नीति सलाहकार नियुक्त किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी उद्यमी, वेंचर कैपिटलिस्ट और लेखक श्रीराम कृष्णन को व्हाइट हाउस के विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। कृष्णन डेविड सैक्स के साथ मिलकर काम करेंगे, जिन्हें व्हाइट हाउस AI और क्रिप्टोनाजार नामित किया गया है। साथ मिलकर वे अमेरिका की AI में निरंतर नेतृत्व सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वह सरकार भर में AI नीति को आकार देंगे और समन्वय करेंगे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद के साथ सहयोग करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबा द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान PM मोदी द्वारा प्राप्त 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा देने और विश्व मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव में उनके योगदान का प्रतीक है। अब बात करते हैं शोक समाचारों के बारे में, यानी ऑबिचुरी न्यूज। AP गामिया के सह संस्थापक रोहन मिर्चंदानी का 42 वर्ष की आयु में निधन। रोहन मिर्चांदानी, जो लोकप्रिय ब्रांड AP गामिया के सह संस्थापक थे, इनका 42 वर्ष की आयु में दुखद निधन हो गया है। वह अपने उद्यमशीलता की भावना और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। रोहन ने AP गामिया को एक घरेलू नाम में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी असामयिक मृत्यु ने व्यापार समुदाय और उनके प्रशंसकों को गहरे शोक में डाल दिया है। इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि जो चीजें हमने यहाँ पढ़ी समझी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।